Hello, good evening dear English learners and welcome back to my YouTube channel English for Success। आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड आज मैं फिर आपके सामने एक और सेशन लेकर आया हूँ जो कि हमारे कॉमन एरर पर बेस्ड है एंड प्रीवियसली मैंने एक्सप्लेन किया था जो कि आधारित था वर्ब्स के ऊपर। आज फिर इस सेशन में मैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इट मीन्स 5 क्वेश्चंस। आपको देखने में ये क्वेश्चंस बहुत कम लग रहे होंगे, 5 ही लग रहे हैं, बट मैं ये आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि इसका एक्सप्लेनेशन मैं जिस तरीके से करने वाला हूँ, या आपने मेरे प्रीवियस सेशन में जब मैंने एक्सप्लेनेशन किया था, जब मैं इसके सारे वर्ड क्लास को, सारे इसके एक एक वर्ड को, यानी कि उसके टेंस को, उसके मूड को, पैसिव, एवरी पार्ट ऑफ स्पीच विल डिस्कस टुडे। हम लोग आज के इस सेशन में हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे एंड मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि हर एक सेंटेंस को अगर सही से डिस्कस किया जाए इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। ओके, सो ये 5 क्वेश्चन नहीं है, आप ये समझिए कि ये 5 क्वेश्चन को हम जिस तरीके से डिस्कस करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आज का भी सेशन क्या है, कॉमन एरर्स के ऊपर आधारित है जो कि है वर्ब्स के ऊपर। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ योर पेरेंट्स disapprove of the plan you should give it up। the fifth one is no error। तो हमें ये ढूंढना है क्या इस सेंटेंस में कहीं कोई गड़बड़ी है, आई मीन टू से इसमें ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें क्या है इनकरेक्ट है, या वो ऐसे कौन से वर्ब हैं जो कि इनकरेक्टली यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। लेट्स सी, चलिए पहले इसको देखते हैं। इफ योर पेरेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वो इफ क्लाउज से स्टार्ट हुआ है, यानी कंडीशनल से, और ये आपका एक कह सकते हैं कंडीशनल 1 है जहां पे हम लोग क्या है मोर पॉसिबिलिटीज को ज्यादा रखते हैं, यानी कि ऐसे कुछ पॉसिबिलिटी जो कि फ्यूचर में संभावित हो सकती है, यानी कि वो हो सकता है। दैट्स कॉल्ड नंबर 1, 0, नंबर 1, 2, 3। ये हमारे 4 टाइप्स के क्या होते हैं, कंडीशनल होते हैं। ओके, तो इसमें कौन सा है 1। तो इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे इसको हम लोग। पहले सेंटेंस को देखते हैं। इफ योर पेरेंट्स, अगर तुम्हारे माता पिता डिसअप्रूव ऑफ द प्लान, यानी कि इस प्लान को डिसअप्रूव करते हैं, डिनाई करते हैं, ठीक है, यानी कि इसको डिटर भी कह सकते हैं। डिसअप्रूव का मतलब क्या होता है, डिसअप्रूव का डिटेस्ट कह सकते हैं, डिप्लोर कह सकते हैं, ठीक है। डिटेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, डिसअप्रूव का मतलब यहाँ पे डिटेस्ट एंड डिप्लोर, राइट। ये 2 वर्ड यहाँ पे आप इसको आप डिनाई भी कह सकते हैं, जाहिर सी बात है। डिप्रूव का मतलब, डिसअप्रूव का मतलब डिनाई भी यहाँ पे ये कह सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो ये जो हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इफ योर पेरेंट्स, ओके, इफ योर पेरेंट्स डिसअप्रूव ऑफ द प्लान, यानी कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स इस प्लान को डिसअप्रूव करते हैं, डिनाई करते हैं, डिटेस्ट करते हैं, डिप्लोर करते हैं, यू शुड गिव इट अप, तो तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए, यानी कि तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। गिव इट अप का मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ये एक फ्रेजल वर्ब है, गिव इट अप, इसका मतलब होता है क्विट, राइट, या इसको आप कह सकते हैं लीव। ये बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। तो तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। देखते हैं अब इसकी जो बनावट है, स्ट्रक्चर है, वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं, यानी स्ट्रक्चर बेस्ड है कि नहीं। तो पहला जो क्लाउज है इफ क्लाउज, ये यहां से स्टार्ट होकर यहां तक है, आप देख सकते हैं यहाँ कॉमा भी है, और उसके बाद ये दूसरा सेकंड क्लाउज है, यानी कि ये वाला जो क्लाउज है हमारा इंडिपेंडेंट क्लाउज है, ठीक है। यू से लेके अब तक ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है और ये डिपेंडेंट क्लाउज है। तो यहाँ पे इफ क्या है, आपका एक कंजंक्शन है, राइट। यहाँ पे ये कौन सा कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन इसको कह सकते हैं, ठीक है। योर पेरेंट्स, योर यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर है, पेरेंट्स यहाँ पे नाउन है, डिसअप्रूव यहाँ पे ये मेन वर्ब है। चूंकि यहाँ पेरेंट्स प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे डिसअप्रूव में एस नहीं लगा है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है।
ऑफ द प्लान। ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन है और द यहाँ पे डिटर्मिनर है और प्लान इसका क्या है, नाउन है, यानी कि ये दोनों ही इसके क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये दोनों ही इसके क्या है, ऑब्जेक्ट है ऑफ प्रीपोजिशन के। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ से दूसरा क्लाउज स्टार्ट हो रहा है, यू शुड गिव इट अप। यू यहाँ पे फिर से क्या, एक सब्जेक्ट है, क्योंकि दूसरा क्लाउज जब स्टार्ट होता है तो सब्जेक्ट से होता है, फिर से एक वर्ब और ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य है दूसरे क्लाउज में। ओके, यू यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, शुड यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, ये यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और गिव इट अप ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है। या तो गिव अप इट या गिव इट अप। जनरली क्या है, जब हम लोग दो फ्रेजल वर्ब के वर्ब में किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो हमेशा दो फ्रेजल वर्ब जैसे फ्रेजल वर्ब के बीच में आता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, गिव समथिंग अप, गिव हिम अप, गिव समथिंग अप, लाइक दैट, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, इट क्या है, इस यहाँ पे क्या है, इट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। आप ध्यान रखेंगे, इट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। हाँ, आपके मन में ये डाउट हो सकता है कि अगर मैंने कहा ये कंडीशनल वन है तब यहाँ पे विल का यूज होना चाहिए था या मे का यूज होना चाहिए। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि जब हम लोग वन में जब कंडीशनल वन की बात करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इफ क्लाउज या व्हेन या वेदर, इस तरीके से, प्लस सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा जो होता है ये हमेशा ही क्या होगा, डिपेंडेंट क्लाउज के रूप में आएगा, ठीक है। दूसरा जो होगा ये फिर से इसकी जो स्ट्रक्चर होगी, सब्जेक्ट यहाँ पे विल, में, या आप यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में क्या है, शुड, आप यहाँ पे शुड, मस्ट इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से क्या है, इसकी स्ट्रक्चर होती है, बनावट। तो यहाँ पे मैंने क्या एक्सप्लेन किया आपको, कंडीशनल वन का स्ट्रक्चर। आई होप इट इज क्लियर। अगर आपने कभी भी थोड़ा पढ़ा होगा, डोंट वरी, मैं आने वाले सेशन में सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एक करके। वी विल जस्ट डिस्कस ऑन दैट। मैं वहां पे सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा पॉइंट टू पॉइंट। ओके, तो इस फर्स्ट वाले सेंटेंस में कहीं भी कोई एरर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फिफ्थ, नो एरर, राइट। नाउ लेट्स सी द सेकंड वन, दे आउट हैव बीन एंजॉयिंग देमसेल्फ, नो एरर। अब यहां पे समझते हैं, यहाँ पे आपने इजिली यहाँ के एरर को आपने डिटेक्ट कर लिया होगा, कि फाइंड आउट कर लिया होगा कि यहाँ पे कौन सा एरर है। सबसे पहली बात कि दे के साथ जब भी हम दे मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं तब वहां पे टू का भी यूज करते हैं। दे आउट टू हैव बीन, यहाँ पे एक ये गड़बड़ी है, यानी कि एरर है। पहले सेंटेंस को समझ लेते हैं। दे आउट टू हैव बीन एंजॉयिंग देमसेल्व्स, वे लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो जब ऐसी बात है, जब ought to का यूज करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले एरर तो टू का है। अब दूसरा एरर यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आउट क्या है, एक प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है, जबकि स्टेटमेंट क्या यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि दे हैव बीन, दे आउट टू हैव बीन एंजॉयिंग देमसेल्व्स, वो एंजॉय कर रहे होंगे। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हम लोग कभी कभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में मस्ट का यूज फ्यूचर और पास्ट की एक्टिविटीज को भी क्लैरिफाई करने के लिए, व्यक्त करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली गड़बड़ी तो टू की है, और यहाँ पे मस्ट का यूज होना चाहिए था, क्योंकि मस्ट इससे ज्यादा फॉर्मल है। मस्ट क्या है, नेसेसिटी को दिखाता है, ठीक है, ऑब्लिगेशन को दिखाता है, मोर फॉर्मल है देन आउट, और से ज्यादा ये फॉर्मल है, और ये ज्यादा कॉमनली यूज होता है ग्रामर एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पे दो गड़बड़ियां हैं, या तो आप टू के आधार पर इसको एरर कह सकते हैं, या तो इसके जगह पर मस्ट का यूज करें। तो पहला हमारा यानी कि पहला एरर कौन सा है, पहला यानी कि एरर किसमें है, पहले वाले पार्ट में है, सेंटेंस के पहले वाले पार्ट में एरर है, दे आउट टू, और नहीं तो आउट टू की जगह पर क्या यूज होना चाहिए था, मस्ट। दे मस्ट हैव बीन एंजॉयिंग देमसेल्व्स। बाकी बात का जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं, हालांकि ये दिखा रहा है किस चीज को, अगर यहाँ पे आउट टू नहीं होता, हैव बीन होता, दे हैव बीन एंजॉयिंग देमसेल्व्स, तो ये सिंपली दिखाता प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या है,
क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया गया। हाँ, एक और बात यहाँ पे क्लियर होता है, जब अगर हम लोग आउट, मस्ट, कैन, कुड, माइट का यूज करते हैं, तब हैव का यूज करते हैं, तब यहाँ पे V3 का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे विन का यूज किया गया है और इसके बाद क्या है, V3 का यूज किया गया है। तो ये भी सेंटेंस हमारा क्या है, ग्रामेटिकल रूल्स के अनुसार, रूल के अनुसार ये हमारा सेंटेंस सही है। ये वाला पार्ट भी और रेस्ट पार्ट भी देमसेल्व्स क्या है, एज ऑब्जेक्टिव के केस में आया है। ठीक है, तो ये हमारा इधर कौन से वाले पार्ट में है, 1 वाले पार्ट में। तो दे आउट टू, फर्स्ट इधर क्या 2 होना चाहिए था। अगर 2 होता भी तब इसको हम करेक्ट कर सकते थे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है आउट टू के जगह पे क्या होना चाहिए था, मस्ट, क्योंकि मस्ट क्या है, मोर फॉर्मल है देन आउट टू, और ये एक स्पेसिफिक वर्क को दिखाता है मोर फॉर्मली देन व्हाट, आउट टू। तो यहाँ पे मस्ट का भी यूज होना अनिवार्य था। तो हमारा एरर किस वाले पार्ट में है, नंबर 1 में। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, ही कैन राइट द लेटर इन इंग्लिश if you wanted to, if you wanted to। Fifth number is what, no error। Let's see, he can write। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर से कंडीशनल सेंटेंस आया है। अब मैं यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ही से लेके इंग्लिश तक, ये आपका क्या है, डिपेंडेंट क्लाउज है, और इफ क्लाउज जो यहाँ से लेके टू तक है, ये आपका डिपेंडेंट क्लाउज है, जो कि कंडीशनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इफ क्लाउज किससे स्टार्ट हुआ, इफ ही वांटेड, है ना, इफ ही वांटेड। तो ये क्या है, V2 है, पास्ट में, पास्ट से स्टार्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का ये टेंस है। ही वांटेड टू, इफ ही वांटेड टू, अगर वह चाहता तो, राइट। तो ये कंडीशनल 2 है, टाइप 2, ये कंडीशनल टाइप 2 है, मैंने यहाँ मेंशन किया है, कंडीशनल टाइप 2 है यहाँ पे। तो अगर आपने देखा होगा या मैंने एक्सप्लेन किया है अपने प्रीवियस सेशंस में तो वहां मैंने इसका स्ट्रक्चर भी रिप्रेजेंट किया है। जब हम इफ क्लाउज को पास्ट इंडेफिनिट या हैड के साथ यूज करते हैं, तब उसके आने वाला जो क्लाउज होता है, डिपेंडेंट क्लाउज, वहां पे अक्सर हम लोग क्या है, क्या करते हैं, यानी कि पास्ट फॉर्म का यूज करते हैं, जबकि यहाँ क्या है, कैन का यूज किया गया है। तो यहाँ पे कैन के जगह पे क्या होना चाहिए था, कुड होना चाहिए था, राइट, तब ये सेंटेंस सही होता। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, इफ ही वांटेड टू, ये टाइप 2 है कंडीशनल का, जहां पे क्या है, V2 का यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस से क्लाउज स्टार्ट होता है, सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, इसका जो इंडिपेंडेंट वाला पार्ट है, क्लाउज है, वो भी क्या है, पास्ट वाले वर्ब से ही खत्म होगा, फिनिश होगा। आई होप आई एम क्लियर बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा जो वर्ड था वो क्या था, कैन, लेकिन कैन के जगह पे होना क्या चाहिए, कुड, राइट, कैन के जगह पे होना क्या चाहिए, कुड। अब यहाँ पे कुड के बाद क्या था, V1, ये सही है, ठीक है, सब्जेक्ट है यहाँ पे, यही यहाँ पे सब्जेक्ट है। कुड यहाँ पे क्या, हेल्पिंग वर्ब है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब है, और राइट क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है, ठीक है। द लेटर क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, द डिटर्मिनर, लेटर क्या है, नाउन ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट है। इन यहाँ पे फिर से प्रपोजिशन है, और इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है, क्या है, इंग्लिश है। इफ यहाँ फिर से क्लाउज है, आई मीन से कंजंक्शन है, और ही यहाँ सब्जेक्ट है, और V2, और यहाँ पे 2 क्या है, वांटेड टू, ठीक है। 2 यहाँ पे क्या है, 2 + V1 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, वांट के साथ हम अक्सर 2 का यूज करते हैं। वांट एक क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब भी है और इंट्रांजिटिव वर्ब भी है। ओके, वांटेड टू, इफ ही वांटेड टू, अगर उसकी इच्छा होती, अगर वह चाहता, अगर वो उसकी इच्छा होती, तो वह एक पत्र इंग्लिश में लिख सकता था, राइट, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। तो इधर हमारे किस वाले पार्ट में है, नंबर 1, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कैन के जगह पे कुड होना चाहिए था, राइट। तो हमारे इधर पहले वाले पार्ट में है। नाउ लेट्स सी द 4th नंबर, पुट अप अ फेंस, पुट अप, ये पुट अप क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखिएगा, पुट अप। पुट अप का ये जो पुट है, यानी कि इसको आप V2 में समझेंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक है। ही पुट अप, पुट का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, पुट, 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 पुटिंग, पुट्स, पुट अप। यहाँ पे क्या लिखा गया, ही
पुट अप अ फेंस। सो पुट अप का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पुट अप का मतलब यहाँ कह सकते हैं रेज, रेज, हाइटन, यस, इसको हाइटन भी कह सकते हैं, हाइटन, ठीक है, रेज, हाइटन। अब पहले इस पहले पार्ट को देख लेते हैं कि वी पुट अप अ फेंस। बी यहाँ पे क्या है, बी यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, राइट। पुट अप इसका मेन वर्ब है जो कि पास्ट इंडेफिनिट में एक क्या है, फ्रेजल वर्ब के रूप में यहाँ है। अफेंस यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अफेंस एक डिटर्मिनर, फेंस नाउन है। सो दैट यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। सो दैट यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है, कॉर्लेटिव कंजंक्शन है। सो दैट द नेवर्स, नेवर्स, द यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर है, नेवर्स यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ये दूसरा क्लाउज स्टार्ट हो रहा है। कुड नॉट ओवरलुक अस, ठीक है, कुड नॉट ओवरलुक अस, ओवरलुक, यस। ओवरलुक का क्या मतलब होता है, ओवरलुक का दो मतलब होता है। ओवरलुक का मतलब होता है अनदेखा करना, इग्नोरेंस कह सकते हैं, एक्सक्यूज कह सकते हैं, और एक ओवरलुक का मतलब कह सकते हो ओवरसी, ताक झाक करना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ओवरसी, ठीक है। तो ओवरलुक के दो मीनिंग होते हैं। ओवरलुक का मतलब होता है क्या, इग्नोर करना, इग्नोरेंस, और एक्सक्यूज भी कैन से। और एक ओवरलुक का क्या मतलब होता है, ओवरसी, राइट। ग्लांस समथिंग बाय द पीपिंग आउट समथिंग, ओके, ओवरलुक करना, ठीक है। तो यहाँ दो मतलब है, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है, इस सेंटेंस के आधार पे इसका मतलब निकालेंगे। बी पुट अप अ फेंस सो दैट, हम लोग फेंस लगाएंगे यानी कि दीवार उठाएंगे या और ऊंचा करेंगे, हाइटन करेंगे, सो दैट, ताकि द नेवर्स कुड नॉट ओवरलुक अस, इसलिए ताकि जो हमारे पड़ोसी हैं वो हमें देख ना सके, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पार्ट है, पहले इसको एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। कुड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, नॉट यहाँ पे क्या एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, ठीक है। ओवरलुक क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, ओवरलुक अस, ठीक है। ओ नो, ये यहाँ पे एक मेन वर्ब है, ठीक है। कुड के बाद यहाँ पे मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब, और अस यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है, जो कि बी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस अपने आप में अप्रोप्रिएट है, लेकिन यहाँ पे इधर किस वाले पार्ट में है, थर्ड वाले पार्ट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुड का यूज किया गया है। कुड का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम किसी चीज को क्लैरिफाई करते हैं, हालांकि ये पॉसिबिलिटी को ही दिखाता है। यहाँ पे अगर सेंटेंस को रीड करें फिर से तो क्या पता चलता है, बी पुट अप अ फेंस सो दैट, हम लोग एक फेंस डालेंगे, हाइटन करेंगे, दीवार को ऊंचा करेंगे, जो भी जिस तरीके से आप समझ सकते हैं, सो दैट, ताकि नेवर्स हमें देख ना सके, यानी कि वो ताक झाक ना कर सके। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी वाली सेंस है, ठीक है। कुड का यूज करने का मतलब कि ये फिक्स्ड है कि वो नहीं देखेंगे, जो कि श्योर हो नहीं सकता, ठीक है। तो कुड के जगह पे क्या है, माइट का यूज होना चाहिए था, कुड के जगह पे माइट का यूज होना चाहिए था। अब कुड और माइट में क्या अंतर है, अब इसको समझना है कि कुड और माइट के बीच में क्या अंतर है। कुड जो है वो एबिलिटी को सजेस्ट करता है, दैट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, ठीक है, दैट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, कुड एबिलिटी को, सजेशन को। और माइट जो है वो मे का पास्ट फॉर्म है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी को दिखाता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कह सकते हैं। हालांकि कुड भी पॉसिबिलिटी को दिखाता है, बट माइट मोर फॉर्मल, ये थोड़ा ज्यादा फॉर्मल है। तो इसलिए इस सेंटेंस में किसी फिक्स स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी की जरूरत है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए यहाँ पे क्या है, माइट का यूज होना चाहिए। तो इधर हमारे किस वाले पार्ट में है, थर्ड वाले पार्ट में, राइट। तो ये इधर हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड वाले पार्ट में था सेंटेंस के। आई होप इट इज क्लियर। आगे देखते हैं फिफ्थ नंबर, ही रीड द मैसेज बट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। उसने मैसेज पढ़ा लेकिन वो इसे समझ नहीं सका, ठीक है। अब अगर रेड की बात करें तो ये यहाँ पे इसी सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा कि आगे आने वाला सेंटेंस कैसा होगा, उसका टाइप कैसा होगा, उसका फॉर्म कैसा होगा, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये V2 है, आप देख सकते हैं ही के बाद रेड का यूज किया गया। रीड को हम लोग जब V2 में यूज करते हैं एज अ V2 तो इसको क्या पढ़ते हैं, रेड पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा।
चूंकि इसके बाद एस नहीं लगा हुआ है तो ये जाहिर सी बात है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट नहीं है, न इसके पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये क्या है V2 है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो इसलिए इसको क्या पढ़ेंगे रेड। ही रेड द मैसेज। अगर ये पहला पार्ट, यहाँ पे दो सेंटेंसेस यानी दो क्लाउजेस हैं, एक जो है आपका कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन बट जो कि कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, यानी एक तरफ सही होगा तो दूसरी तरफ क्या होगा नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा, एक तरफ कॉज होगा तो एक तरफ रीजन होगा, इस तरीके से, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट को रिप्रेजेंट करता है बट, ठीक है। तो ये पहला क्लाउज है आपका ही से लेके मैसेज तक और दूसरा फिर से ही से लेके इट तक, ओके। तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, रेड क्या है V2 को दिखा रहा है और द मैसेज यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट है। ये पहला पार्ट हो गया, क्लाउज हो गया, दैट इज इंडिपेंडेंट क्लाउज। ये वाला पार्ट हमारा क्या है इंडिपेंडेंट क्लाउज। चूंकि ये इसके पहले आ रहा है तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका ये हमारा डिपेंडेंट क्लाउज हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा डिपेंडेंट क्लाउज ही हो जाएगा। बट ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। तो ये जो कंजंक्शन है बट है वो क्या है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। ये सेम टाइम के क्लाउज को या सेंटेंस को या फ्रेज को या वर्ड को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो हाउ कुड इट बी पॉसिबल, आप देख सकते हैं कि एक पार्ट इसका पास्ट में है और दूसरा पार्ट इसका प्रेजेंट में है, जो कि क्या है इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे सही करने के लिए क्या हम क्या करना होगा, हमें कैन को कुड में बदलना होगा, कैन को कुड में बदलना होगा। ये हमारा इधर वाला पार्ट यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 3। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ चूंकि इस वाले पार्ट को हम लोगों ने क्यों चेंज नहीं किया, अगर ये वाला पार्ट अगर इधर होता, ठीक है, ही कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, तब क्या होता ही रीड्स द मैसेज, वो मैसेज पढ़ता है और वो समझ नहीं पाता है। दैट्स द हैबिट, यानी कि उसकी हैबिट है कि वो मैसेज पढ़ता है उसको समझ में नहीं आती है, यानी कि ये उसकी हैबिट है, ये रोज ऐसा होता है उसके साथ या फ्रिक्वेंटली उसके साथ होता है, तो वो भी सेंटेंस नहीं कहा जा रहा, ये भी सेंटेंस तरीके से सही नहीं हो पाएगा आई से। तो सेंटेंस क्या है, ही रेड द मैसेज, उसने मैसेज पढ़ा, ये इंसिडेंट को बता रहे हैं, ही रेड द मैसेज बट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट, लेकिन वो मैसेज को समझ नहीं सका। तो ये इस तरीके से क्या है हम लोगों ने देखा, अंडरस्टैंड यहाँ पर देख लीजिए, कुड यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, अंडरस्टैंड इसका मेन वर्ब है और इट